गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू करेंगे नदी तंत्र था भारत का, जो नदी तंत्र हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में क्या था, पूरी जो रिवर सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट में होता है, इसके अलावा रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, तो हिमालयन रिवर सिस्टम और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, थोड़ा रिकैप कर दे रहे हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 विभाजन किया गया था, सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, किसमें किसमें, तो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी और पूरब की तरफ बहने वाली नदी। ठीक है, तो उसमें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे। हिमालयन रिवर सिस्टम में पहला सिस्टम था आपका इंडस रिवर सिस्टम, यानी सिंधु नदी तंत्र आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। कौन सा नदी तंत्र पढ़ना है, आपका गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। गंगा नदी तंत्र को शुरू करने से पहले एक पॉइंट जो कि सिंधु का था, पिछले वीडियो में जस्ट अगर आप लिखे होंगे तो उसमें क्या है कि ब्यास नदी और सतलज नदी जहां मिल रही है, यानी उसका जो संगम है ब्यास नदी और सतलज नदी जहां मिल रही है, ठीक है, यही था। तो इसका क्या नाम है, ये पंजाब में मिलती है। ठीक है, यहीं पर एक बैराज है जिसका क्या नाम है, हरिके बैराज। हरिके बैराज है, ठीक है, डैम है पंजाब में। और यहीं से एक नहर निकलती है, एक नहर निकलती है जिसका क्या नाम है आपका इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। ठीक है, ये कितना ट्रेवल करती है इंदिरा गांधी नहर, 470 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 470 किलोमीटर। कहां कहां फ्लो करती है, तो आपका पंजाब है, इसके बाद देखिए राजस्थान में आ रही है, इसके बाद कहां आ रही है, आपके गुजरात में आ रही है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में नहर आती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और ये हरिके बैराज से निकलती है जहां पर ब्यास और सतलज नदी मिल रही है पंजाब में। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा उसका पार्ट था इंडस का, मैं भूल गया था। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब अब आएंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र में क्या है, तो गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, गंगा नदी का ओरिजिन उद्गम कहां से होता है, तो देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी एक तो नदी है, गंगा नदी तंत्र, तंत्र किसको कहते हैं, यानी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला करके, ट्रिब्यूटरीज को मिला के गंगा नदी तंत्र बनेगा। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र यह है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, क्वेश्चन पूछ दे आपसे, और आप अभी तक अगर जान रहे हैं कि गंगोत्री से ओरिजिन होता है या फिर गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर का एक छोटा सा पार्ट है गोमुख, गाय के मुख की तरह के इस तरीके से वो ग्लेशियर है, इसलिए उसको गोमुख नाम दे दिया गया है। तो गोमुख या गंगोत्री आपको पता है, तो अगर आपको ऑप्शन में गंगोत्री या गोमुख नहीं दिखाई दिया तो एक ऑप्शन होगा जो कि आपको दिखाई देगा गंगा नदी के उद्गम के विषय में, जिसका क्या नाम है आपका, तो वो है आपका देवप्रयाग। गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, अगर गंगोत्री या गोमुख ना दिखाई दे तो देवप्रयाग रहेगा, तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, देवप्रयाग लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये पूरा सिस्टम। तो गंगा नदी का विषय में समझेंगे। देखिए ये है आपकी गंगा नदी मैप पर, यहां से गंगा नदी जो कि कौन सी ग्लेशियर है, गंगोत्री जिसको बोला जाता है, यहां से आई, इधर से होते हुए पूरा इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में चली गई, फिर कहां मिल गई, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है आपका, तो इधर हमारा अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में चली गई, यहां उत्तराखंड से निकल करके और इधर बंगाल खाड़ी में। तो उसके पहले देखते हैं, सबसे पहले उत्तराखंड में नदी जहां मिलती है, नदी जहां मिलती है उसको क्या बोला जाता है, जैसे हमारी गंगा और यमुना मिलती है, कहां आके मिल रही है, देखिए गंगा और यमुना आके मिलती है, प्रयागराज बोला जाता है उसका नाम, उसका नाम क्या है, प्रयागराज। तो जहां जब दो नदियां मिलती हैं तो वो क्या होता है, उसको प्रयाग बोला जाता है, उसको संगम बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, संगम बोला जाता है, प्रयाग। तो इसी तरीके से
कुछ प्रयाग बने हैं गंगा नदी को ओरिजिन के समय ही, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देख लें। तो आपकी जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में, ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से नदी निकल रही है जिसका क्या नाम है आपका, तो इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी नदी निकली। कहां से ओरिजिन हुई? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, और ये आगे बढ़ती गई। इसमें एक नदी ऊपर से आई जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके आई भागीरथी नदी, और इधर सतोपंथ हिमनद से निकल के आई एक नदी जिसका क्या नाम है, ब्लैक वाली, आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी ये आ रही है, और ये दोनों आपस में, भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, जिस प्रयाग का क्या नाम है, तो देवप्रयाग इसका नाम है। ठीक है, देवप्रयाग इसका नाम है। यानी गंगा का अब इसके आगे इसका नाम क्या पड़ता है? इसके आगे इस नदी का क्या नाम पड़ता है? गंगा नदी। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर के हुआ है, किन दो नदियों से मिलकर हुआ है, तो आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू गंगा नदी। और ये दोनों कहां मिलती हैं? तो आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, जैसे अगर अपने इस मैप में देखें तो ये आपकी आ रही है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी है, ऊपर से आ रही। इधर ये कौन सी नदी थी? भागीरथी नदी थी। इधर ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। ये दोनों आपस में कहां मिल रही हैं? तो आपके देवप्रयाग में। कहां मिल रही हैं? देवप्रयाग में ये आपस में मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन इस देवप्रयाग के अलावा और भी कुछ प्रयाग है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है जहां से अलकनंदा निकलती है, यही बगल में बद्रीनाथ भी। अगर कल को आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से, बद्रीनाथ तो नहीं पूछा है लेकिन पूछता है, जैसे सूरत किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है। तो मेन जो नदियां हैं, अभी इसके बाद इस चैप्टर को जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद जो मेजर सिटीज हैं उनके किनारे कौन सी नदी है वो लिखा देंगे। तो इस तरीके से बद्रीनाथ इसी अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है। तो आपका अगर दिख जाए बाय द वे तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है नदी वाला। तो आपका अलकनंदा नदी चली है कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से। अब ये आ रही है तो इसमें एक छोटी सी नदी आती है जिसका क्या नाम है? धौली गंगा नदी। इसका क्या नाम है? धौली गंगा नदी। आकर के किस नदी से मिली है? तो विष्णु प्रयाग से। धौली गंगा नदी किस नदी से? अलकनंदा नदी से। तो वहां पे एक प्रयाग बनता है, वहां एक संगम बनता है, तो उस प्रयाग का क्या नाम है? तो विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो आपकी धौली गंगा नदी और आपका अलकनंदा नदी। ठीक है, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी। इसके बाद क्या है? अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जा रही, छोटी नदियां मिलती हैं, वो छोटी सहायक नदियां होती, कोई बात नहीं, पानी दे देती हैं अपना आकर के, आगे बढ़ती है। और आगे जब क्या नाम है? अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक और छोटी सी नदी आ रही है जिसका क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिली किस नदी से? अलकनंदा नदी से। तो वहां कौन सा प्रयाग बना? तो आपका नंद प्रयाग बना। वहां पर कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग बना। नंद प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना? नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो एक और छोटी सी नदी आती है जिसका क्या नाम है? पिंडारी नदी या फिर पिंडार नदी। ठीक है, तो पिंडार नदी अगर मिलती है किससे? अलकनंदा से मिल रही है, देखिए यहां पे, तो एक प्रयाग बनता है जिसका क्या नाम होता है? कर्ण प्रयाग होता है। यानी कर्ण प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो पिंडार नदी प्लस अलकनंदा नदी। अब इधर से एक क्या नाम, भागीरथी और अलकनंदा के बीच से ये जो इस पर केदारनाथ है, केदारनाथ के पास से ही निकलती एक नदी जिसका क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी केदारनाथ से निकल करके आती है और किस में मिलती है? तो अलकनंदा में ही मिलेगी। मंदाकिनी नदी आके किससे मिली? अलकनंदा से मिली। तो उस प्रयाग का क्या नाम पड़ा? रुद्रप्रयाग नाम पड़ा। ठीक है, इस प्रयाग का क्या नाम पड़ा? रुद्रप्रयाग। अब इसके आगे क्या होता है? फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा मिलती है किससे? भागीरथी से। अलकनंदा किससे मिली? भागीरथी से। तो देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? भागीरथी प्लस अलकनंदा। ठीक है, और यही देवप्रयाग के आगे इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। यानी कि ये जो देवप्रयाग है इसके आगे इस नदी का क्या नाम पड़ा?
गंगा नदी नाम पड़ा। इससे पहले गंगा नदी नहीं थी। गंगा नदी कब होती है? जबकि आपकी भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है, ठीक है। तो और गंगोत्री के बगल में एक छोटा सा यमुनोत्री ग्लेशियर था, जहां से उसके बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और इसी के पैरेलल, गंगा के पैरेलल आती है और आगे चल के इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। अभी इसको आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। एक बार फिर से समझ लीजिए कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकली? भागीरथी निकली, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकली? तो अलकनंदा नदी निकली। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आके मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में। और इसके आगे इसका क्या नाम पड़ता है? तो गंगा नदी नाम पड़ता है, ठीक है। और अलकनंदा नदी में कुछ छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं जो कि प्रयाग बनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बना है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, धौली गंगा रिवर प्लस अलकनंदा इक्वल टू विष्णु प्रयाग। क्या करना है? धौली गंगा रिवर प्लस अलकनंदा इक्वल टू विष्णु प्रयाग, यानी धौली गंगा प्लस अलकनंदा बराबर क्या हुआ? कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। अब आगे बात करें, नंदाकिनी है, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल टू नंद प्रयाग। पिंडार प्लस अलकनंदा इक्वल टू कर्ण प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में क्या होता है, कब बनता है? जब मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल टू रुद्र प्रयाग। और आपका भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है कि आपका जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से इंडिया में पास होती है, ठीक है। कितने राज्यों में पास होती है इंडिया में? तो वो कितने राज्य हैं? तो इंडिया के 5 राज्यों से पास होती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। देख लेते हैं कौन कौन से। उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, जो कि गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है और आगे बढ़ती है। तो उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हल्का सा झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर क्या है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेन आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पास होती है, ठीक है। 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसका फ्लो कितना है? 1450, 1450 किलोमीटर। और सबसे कम याद रखिएगा कहां से? तो झारखंड से। और इनका किलोमीटर, जैसे उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, बिहार में 445, झारखंड में 100 किलोमीटर से भी कम पास होती है, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। ये सब ना भी याद हो तो केवल यूपी का विशेष करके याद रखिएगा, 1450 किलोमीटर आपका यूपी में फ्लो होता है। ये तो 100 से कम है झारखंड में, इसलिए सबसे कम कहां से पास होती है? तो झारखंड से पास होती है। इंडिया के 5 राज्यों से झारखंड, अरे क्या नाम है, गंगा नदी पास होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है सबसे बड़ा शहर, ठीक है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। ये है आपका 5 राज्यों से पास होती है गंगा नदी, ठीक है, देख लिया हम यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि आपका जो गंगा नदी है वो राष्ट्रीय नदी, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, कब बताया गया था? तो आपका 2008 में, ठीक है। इसके अलावा सहायक नदी गंगा नदी की कौन कौन सी है? सहायक नदी का मतलब क्या होता है कि सहायक नदी ये वो होती है जो कि अपना कोई बड़ी नदी जा रही हो, बड़ी नदी जा रही है तो इसमें जो छोटी छोटी नदियां आती हैं वो उसकी क्या कौन सी होती है? सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, उसकी कौन कौन सहायक नदी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी अब सहायक नदी भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? सिंधु नदी में हम बताए थे, सिंधु नदी तंत्र में, कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, दूसरा कौन सी होती है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यानी एक नदी की वो सहायक नदी होती है जो उसके बाएं किनारे से मिलती है। जैसे गंगा नदी जा रही है तो उसका बायां किनारा किधर है? जिधर नदी का फ्लो रहेगा। गंगा नदी इधर फ्लो कर रही है तो उधर के अगर मुंह करके खड़े हो जाएंगे जिधर के फ्लो है गंगा नदी का, तो उसके जिस किनारे बाएं हाथ जाएगा वो बायां किनारा, जिस किनारे दायां हाथ जाएगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाहिना किनारा।
तो अगर गंगा नदी का हम देखेंगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, बायां किनारा कौन सा होगा, ऊपर साइड वाला, और दाहिना किनारा नीचे साइड वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा नदी की। सबसे पहले बाएं किनारे की सहायक नदी देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, इसके बाद आपकी घाघरा नदी है, घाघरा नदी है, हालांकि घाघरा नदी ऊपर से आती है, घाघरा नदी सारे, और गंडक नदी, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है, कोसी नदी है। इसके बाद महानंदा नदी है, महानंदा, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये महानंदा नदी है। तो कौन कौन सी नदी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं किनारे की सहायक नदी गंगा नदी की? तो आपके रामगंगा नदी, जो कि उत्तराखंड यूपी में फ्लो करती है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। अभी रामगंगा के नाम पर ही एक उसका नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्या नाम था? उससे पहले जिम कार्बेट था, अभी उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और तो रामगंगा नदी के नाम पर ही। तो रामगंगा सबसे पहली है आपकी बाएं किनारे में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी चल रही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वाली पहली। दूसरी आपकी गोमती नदी है, यूपी में दो नदियां हैं, गोमती और घाघरा, जो कि गंगा की सहायक नदी मिलती है, यूपी में है ये। ठीक है, गोमती नदी कहाँ है? गोमती नदी आपका गंगा से आके बनारस के पास में ही मिलती है। गोमती नदी के विषय में एकमात्र एक गोमती नदी ऐसी नदी है जो कि मैदान से उद्गम उसका होता है। वो कहां से, अगर यूपी का जिला जो जानते होंगे, यूपी स्पेशल आपको लेखपाल और पुलिस देना है, वो भी जानते रहिए थोड़ा सा, कि गोमती नदी एकमात्र नदी है जो कि मैदानी इलाके से निकलती है, पीलीभीत में। आपको पता होना चाहिए पीलीभीत जो जिला है यूपी का, वो किस मंडल में आता है? 18 मंडल में पीलीभीत किस मंडल में आता है? पीलीभीत में एक झील है जिसका क्या नाम है, एक लेक है जिसका नाम है फुलहर लेक, फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी आपकी? गोमती नदी, मैदानी इलाके से निकलने वाली नदी है। ठीक है, और एक और है कि इसके विषय में एक बहुत फेमस चीज है कि जो भगवान राम थे, जब रावण का हत्या करके आए थे, तो रावण ब्राह्मण था और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वो इस गोमती नदी में स्नान किए थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एक फैक्ट हम सोचे बता दें। तो रावण ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इसी गोमती नदी में स्नान किए थे। तो फुलहर लेक से निकलती है गोमती नदी। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी में गोमती और घाघरा है। गंडक और कोसी, गंडक और कोसी दो नदियां कहां है आपकी? गंडक और कोसी बिहार में है। ठीक है, और गंडक और कोसी, उससे पहले एक घाघरा भी है, एक घाघरा है जो कि यूपी में थी। ठीक है, एक नदी है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी है, जो कि नेपाल और इंडिया की सीमा बनाती है, काली नदी, और इसी आकर के घाघरा में मिल जाती है। कहां आके मिल जा रही है? घाघरा में आकर के मिल जा रही है। घाघरा में आकर के, इस घाघरा नदी में आकर के मिल जा रही है। यहां से एक नदी है यूपी नेपाल के सीमा पर, जिसका नाम क्या है? काली नदी। इंडिया और नेपाल के बीच ये सीमा बनाती है, अभी विवाद में भी थी। ठीक है, तो आपका काली नदी है। किस नदी मिल गई? तो आपकी घाघरा नदी में आके यूपी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। भारत और नेपाल के बीच वो नदी क्या करती है? सीमा बनाती है। उसको नदी के अलावा नाम से काली गंगा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, काली नदी को। इसके अलावा क्या है आपका? गंडक नदी और कोसी नदी कहां है? बिहार में। ठीक है, कोसी बिहार का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक आपका दामोदर है। कोसी नदी का पहले नाम अरुण हुआ करता था, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और कोसी नदी कितनी दूर ट्रेवल करती है? 730 किलोमीटर इंडिया में। ठीक है, 730 किलोमीटर कोसी नदी का ट्रेवल है। इसके बाद आपका महानंदा नदी है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी के बाद कौन सी नदी आपकी? महानंदा। महानंदा को याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल और बिहार के सीमा पर है, इधर बंगाल है, इधर बिहार, उनकी बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी? तो महानंदा नदी, यूपी बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, ये है आपका गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी। अब देखेंगे गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लोग सबसे पहले ही देख चुके हैं कि गंगोत्री के बगल में यमुनोत्री था, जिसके बंदरपूंछ ग्लेशियर से नदी निकलती थी, जिसका क्या नाम है? यमुना।
क्या नाम था? यमुना। और ये यहीं गोमती नदी बनारस में मिलती है, उसके बाद जा करके अरे क्या नाम है, उससे हल्का सा पहले ही इलाहाबाद में मिल जाती है। कौन सी नदी? आपकी यमुना। किसमें? गंगा में। ये है आपकी यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी आपकी इलाहाबाद में यहाँ पे आके मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। गंगा के पैरेलल आएगी, गंगा के पैरेलल आएगी यमुना नदी। यमुना नदी, हाँ ठीक है। इसके बाद अलावा कौन सी है? इलाहाबाद में ही मिलती है एक छोटी सी नदी है, टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस, या इसी का नाम तमसा भी कहा जाता है। तमसा नदी या फिर टोंस नदी, जो कि गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है, वो भी वही इलाहाबाद के पास में मिल जाती है, हंडिया के पास। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, अमरकंटक वहां से निकलती है और ये पटना में जाकर के मिल जाती है गंगा से। सोन नदी, ठीक है। ये आपकी सोन नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर के मिलती है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और सोन नदी है। तो गंगा के दाहिने किनारे पर कितनी नदियां हैं? मेन यमुना, टोंस और सोन। टोंस का ही नाम क्या है आपका? तमसा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यमुना थोड़ी बड़ी नदी है। ये कितने किलोमीटर चलती है? यमुना बड़ी नदी है, कितने किलोमीटर? 1376 किलोमीटर, 1376, 1376 किलोमीटर कौन ट्रेवल करती है? यमुना नदी। बड़ी नदी पता होना चाहिए। जैसे आपको बताए थे कि सतलज कितने किलोमीटर तय करती थी, तो 1450 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से यमुना नदी बड़ी नदी है, याद रखिएगा। और टोंस जो है यूपी में है। यमुना कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा में जाती है, फिर दिल्ली में जाती है, उसके बाद कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी ट्रेवल करती है। सोन नदी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ट्रेवल करती है, ठीक है। सोन नदी ये मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश में होकर जाती है। तो ये है आपका गंगा किनारे की दाहिने किनारे की सहायक नदियां। इसके बाद क्या है आपका कि ये तो हो गए ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। इसी तरीके से होता है एक डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या टर्म होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, ये इनको बोलते हैं वितरिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है कि जो ट्रिब्यूटरी का मतलब पानी आकर के एक मेन चैनल में मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है, यानी पानी को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट, विभाजन कर देना, वितरण कर देना है। वितरिका, वितरण करने वाले को क्या कहेंगे? वितरिका। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। तो गंगा नदी मान लीजिए एक चैनल जा रही है और इसमें से एक अलग धारा निकल गई, एक अलग धारा निकल गई। जैसे आप लोग अगर देखे होंगे कि आपके आसपास कोई नदी होगी, तो एक मेन चैनल जा रही है, उसमें से कुछ पानी एक किनारे से निकल करके फिर आगे कुछ दूरी पे जाके मिल जाता है, मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपका जब वो ना मिले, वो चैनल ना मिले, जब अलग से निकली और चैनल ना मिले, वो अलग नदी की तरीके से आगे निकल जाए, तो वो उसको क्या कहेंगे? वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका क्या नाम है? देखिए यहीं पे फरक्का डैम, एक हुगली नदी। कौन सी नदी है? पहले उसको समझ ले। हुगली नदी। हुगली नदी कलकत्ता क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हुगली नदी जहां से निकलती है वहीं पर एक डैम बना है, फरक्का डैम, फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। और वहीं से हुगली नदी निकलती है। हुगली नदी बंगाल, कोलकाता की तरफ चली आती है और फिर फरक्का के बाद गंगा जी कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। यहां पे जूम कर दीजिएगा। तो आपका क्या है? वो बांग्लादेश में चली जाती है, और ठीक है, ये हुगली नदी आपकी है। और क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया। अब यमुना की कुछ, यमुना का एक और पुराना नाम हुआ करता था कालिंदी। कालिंदी रेस्टोरेंट देखे होंगे, गए होंगे आप लोग, हर शहर में होता है। तो यमुना का पुराना नाम है वो कालिंदी। जहां कहीं भी लिखे होंगे लिख लीजिएगा। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें एक चंबल नदी है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका एक नदी है जो कि चंबल नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके बाद सिंध नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये मालवा का पठार से निकलती है। ये यहीं पर मालवा पठार है, पूरा मालवा का प्लेट्यू है, यहीं से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल मेन इंपॉर्टेंट है। चंबल की लेंथ याद रखेगा 965 किलोमीटर। और चंबल नदी कहां से निकलती है? बड़ी नदियों का उद्गम मेन याद रखना है। चंबल नदी कहां से होती है? तो जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी इंदौर के पास में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। जनापाव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जनापाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी? चंबल नदी। और ये राजस्थान होते हुए कहाँ चली आ रही है? यूपी में। और फिर किस में मिल रही है? यमुना नदी मिल रही है। तो अगर इसका ये देखेंगे कि कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में इसका फ्लो होता है। कौन सी नदी का? चंबल नदी का। चंबल नदी विशेष तौर पर याद रखेगा। बेतवा और केन थोड़ा सा इनको लिंक किया गया है, एक नहर बना करके। बेतवा वाटर डेफिसिट नदी है, यानी पानी की कमी रहता है। और केन में क्या है? सरप्लस पानी है, ज्यादा पानी है, अधिकता है। तो इन दोनों को लिंक कर किया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना के थ्रू। बजट वाले सेशन में लिए और बताया कि कितनी लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है सरकार। इस बार के बजट में भी इसका डिस्कशन की है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वहां देख लीजिएगा। ठीक है, केन बेतवा ये हो गया। लेकिन मालवा के पठार से निकलती है सारों नदियां। चंबल नदी कहां पे? जनापा पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान होते उत्तर प्रदेश में जाती है। कितना ट्रेवल करती है? 965 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, जाकर के मिल जाती है किसमें? यमुना में। तो ये यमुना की सहायक नदी। हालांकि पूरा मिलकर के गंगा ने ये अपना पानी यमुना में देती है, यमुना अपना पानी सारा ले जाकर कहां देता है? गंगा में देता है। तो इस तरीके से पूरा गंगा रिवर सिस्टम का ही ये भी पार्ट है। तो थोड़ा यमुना से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो गंगा के कुछ नाम देख लेते, कौन कौन से नाम। ठीक है, तो गंगा के नाम कौन से? सबसे पहले जो गंगोत्री से नदी निकली थी उसका क्या नाम था? तो भागीरथी नाम था। देवप्रयाग में आगे क्या नाम पड़ा गंगा का? तो गंगा हो जाती है। पूरे इंडिया में गंगा ही रहती है। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में जाती है उसका क्या नाम हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। इधर से एक नदी आती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है। तो और जब ये पद्मा से मिलती है तो इसका नाम आगे भी पद्मा ही पड़ता है। एक नदी है मेघना नदी। जब इस पद्मा से मेघना मिलती है तो आगे इसका क्या नाम पड़ जाता है? मेघना। ठीक है, तो गंगा के कितने नाम है? तो सबसे पहले आपकी देवप्रयाग से पहले आपका क्या था? भागीरथी था। पूरे इंडिया में गंगा है। पद्मा है बांग्लादेश में, और समुद्र में मिलने से पहले इस पद्मा का क्या नाम हो जाता है? मेघना। क्योंकि इधर से मणिपुर से एक मेघना नदी आ रही है और इसमें मिल जाती है, किसमें? पद्मा में। और इसका नाम क्या आगे हो जाता है? मेघना। तो गंगा के नाम कौन कौन से? सबसे पहले भागीरथी, इसके बाद क्या होता है? गंगा पूरे इंडिया में। बांग्लादेश में जाते ही पद्मा हो जाता है। फिर क्या होता है? लास्ट में समुद्र मिलने से पहले मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में ये जाती है। और गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्रा नदी मिल करके एक डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन कौन सी नदी मिलके बनाती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। डेल्टा कहते किसको है? डेल्टा किसको कहते हैं? डेल्टा किसको कहते हैं? जो मैथ में हम लोग डेल्टा बनाते हैं, ये वाला डेल्टा तो नहीं है। तो यही वाला डेल्टा है। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी अगर जा रही है, निकल गई, उद्गम हो गया, उसको समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है? नदियों की 3 स्टेज होती है। नदियों की कितने स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है। जैसे हम लोग की भी 3 स्टेज है। जैसे एक तो यूथफुल स्टेज होता है, अभी भी है, और आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 आपका 35-40 के बाद क्या आएंगे? एक मैच्योर स्टेज में आएंगे। ठीक है, और मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि एक मैच्योर हो जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करीब 60-65 के बाद लोग ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और फिर आपका ओल्ड एज। इसी तरीके से नदियों के भी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जब उद्गम हुई तो आपका यूथफुल स्टेज होगा, जबकि पहाड़ से निकली है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है ना। हम लोग भी 14, 15, 20 साल तक घर वाले कुछ बोल देते तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने धुन में रहते हैं, पूरा वो है, यंग है।
तो इसी तरीके से पहाड़ से जब नदियां निकलती है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स है, पहाड़ है, बड़े बड़े चट्टान है, उनको तोड़ते काटते हुए आगे निकल जाती है, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आज हम लोग जो फिर आती है इस मैदानी इलाका में, यूपी वाले इलाका में, गंगा सबसे पहले मैदानी इलाके में जहां प्रवेश करती है उसका नाम है हरिद्वार। ये भी पॉइंट याद रखें, हरिद्वार में सबसे पहले गंगा को मैदानी इलाका मिलता है। उससे पहले क्या रहता है, पूरा पहाड़ रहता है उत्तराखंड में। तो मैदान वाले इलाके में थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, वो 40-45 की अवस्था में आ जाती है, यानी कि स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। और जब आगे बढ़ते 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 जब समुद्र में मोक्ष की तरफ मिलना है, समुद्र में मिलना है, तो यानी वो अपने ओल्ड एज में आ गई। ओल्ड एज में जैसे ही गंगा आती है या कोई भी नदी आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लाठी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो पड़ेगी, यानी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई। तो अभी पहाड़ पर थी तो अपने साथ सारे चट्टान तोड़ते हुए आ रही थी, और वही चट्टान अपने साथ तोड़ते तोड़ते इतना महीन कर देती है कि हमको इन मैदानों में बालू के कण दिखाई देते, बहुत बड़े चट्टान होते हैं, अपने साथ इतनी बेग रहती है उसके साथ कि आते आते पूरा महीन कर देती है। और फिर वहीं आगे बढ़ के जब अपने अंतिम अवस्था में आती है, स्पीड एकदम कम हो जाती है, तो उसके ही अवसाद, उसके ही जो सेडिमेंट्स, बालू है, मिट्टी है, उसका रास्ता रोकने लगती है, उसका रास्ता रोकने, क्योंकि पानी का नेचर होता है कि अगर बेग है, सामने कुछ पड़ा तो ताकत है तो हटा देगी, नहीं ताकत है तो पानी क्या कर देता है, दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। तो अपने अंतिम अवस्था में जब नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने ही सेडिमेंट्स को नहीं रोक पाती है, तो उसके लिए क्या करती है, अलग अलग चैनल, बहुत सारे चैनल में विभक्त हो जाती है, बहुत सारे चैनल में उसका पानी समुद्र में मिलने लगता है। तो यही जो आकृति समुद्र के किनारे डेल्टा वाली बन रही है, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा कहां बना, इसी वहां बना, क्या नाम है, बांग्लादेश और इसके हमारे इस वाले रीजन में भी तक आता है, यानी कि वेस्ट बंगाल तक भी आता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन दो नदियां मिलकर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। ठीक है, सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा है, सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें सुंदरी पाई जाती है। सुंदरी क्या, सुंदरी का पेड़, ठीक है, एक जो पेड़ होता है, ट्रीज होता है, उसका क्या नाम है, सुंदरी। उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, सुंदरबन पड़ा है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वन, जब वन बताएंगे तो वहां बताएंगे फॉरेस्ट कि एक मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव के पेड़ कैसे होते हैं वो सब फॉरेस्ट वाले में बताएंगे। तो मैंग्रोव वन यहाँ पे पाया जाता है, मैंग्रोव के भी पेड़ पाया जाता है, सुंदरी के भी पेड़ पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देखेंगे क्या कि ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम का अंतिम पार्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पहला था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। क्या है ब्रह्मपुत्र नदी, कहां से पास होती है, देखिए सबसे पहले कहां से निकलती है, तो मानसरोवर, जो तिब्बत में है, चाइना में है मानसरोवर, जो यात्रा भी की जाती है, धार्मिक यात्रा भारत के लिए है। मानसरोवर से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। मानसरोवर से निकली आपकी कौन सी नदी, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहां किन किन देशों में पास हुई, तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। देखिए इधर चाइना है आपका ऊपर, इधर इंडिया, ठीक है, और कहां पास हो गई, बांग्लादेश। 3 देशों से पास होती है। मानसरोवर, कभी कभी आपको देखिए तीन ग्लेशियर है जो कि बहुत पास पास है। कौन कौन से, एक आपका सिंधु नदी यहीं से निकली थी, जिसका क्या नाम था, सानोख्या वाव या फिर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी का ओरिजिन, जो पहली क्लास में थे, क्या नाम है, नदी तंत्र वाले रिवर सिस्टम के पहली क्लास। तो सिंधु नदी, यही बगल से आपका राकसताल है, राकसताल ग्लेशियर, जो कि राकसताल जो तालाब है, जो सरोवर है, वहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी। तो अगर आपको कभी कभी पूछ दे आपका कि सिंधु नदी का ओरिजिन उद्गम कहाँ है, और उसमें अगर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर सानोख्या वाव न दे, अगर आपको मानसरोवर दिख जाए तो मानसरोवर भी लगा दीजिएगा, क्योंकि तीनों इतने पास पास में हैं। और कभी कभी एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंधु का ओरिजिन पूछा हुआ था, और उसमें आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी नहीं था और न तो क्या था, सानोख्या वाव भी नहीं था, तो उसमें मानसरोवर था। तो उसका आंसर क्या होता है, सही, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। जिस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिविटी एग्जामिनर सेट कर दिया, तो आपको अगर एग्जैक्ट नहीं मिला तो जो भी नियरेस्ट होता है उसके साथ जाना होता है।
है ना। ऑब्जेक्टिव नेचर में हमारी कोई रोल नहीं होती है। सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो हम अपने मर्जी से कहानी, कविता, गाना कुछ भी लिख के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो आयोग जी जो देंगे, प्रश्न देंगे, जो आंसर देंगे उस 4 में से उसी में से करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट जो भी रहता है तो करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मानसरोवर से कौन सी नदी निकली? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब चाइना में होती है, यानी क्या नाम है, यहां होती है तिब्बत में, चाइना में, तो उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम सांगपो होता है। क्या नाम होता है? सांगपो। या एक और नाम है यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो या फिर सांगपो। ये नाम कहां है? चाइना में। किसका? आपका ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है इसका, किस तरीके से नाम बदल रहा है। और ये नदी इंडिया में प्रवेश करती है एक गार्ज के थ्रू। एक गार्ज क्या होता है? एक गार्ज है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। कौन सा गार्ज? तो दिहांग गार्ज। आपको उस वाले में बताए होंगे जहां पासेज बताए होंगे, इंडिया के दर्रे जो पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि दर्रा क्या होता है, गार्ज क्या होता है, यानी पास क्या होता है और गार्ज क्या होता है। गार्ज का हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, गार्ज। ठीक है, गार्ज। तो आपका गार्ज का मतलब ये है, दर्रा का मतलब ये होता है, अगर आप देखे होंगे कि कोई नदी अगर जा रही है और पहाड़ को नीचे काटते काटते नीचे तक आ जाती है तो वो क्या होता है, अब नीचे तक आ जाती है। अगर नदी इधर भी पहाड़ खड़ा, इधर भी पहाड़ खड़ा है और बीच में ये नदी पास हो रही है तो वो क्या कहलाता है? गार्ज कहलाता है। जब नदी समय के साथ इस पहाड़ को छोड़ के या दूसरी तरफ चली गई तो यहां से पानी हट जाता, चैनल उधर चला गया नदी का, तो इसको खाली जगह हो जाता, तो हम लोग रास्ता के रूप में यूज देते हैं, तो दर्रा होता है। लेकिन अगर नदी इसमें जब तक है तो ये क्या कहलाती है? गार्ज कहलाती है। ठीक है, गार्ज का मतलब कोई भी दर्रा बना है, इसका मतलब है कि वहां कभी न कभी क्या रही होगी? नदी रही होगी। दर्रा हमेशा पास जो होता है वो नदी का सूचक होता है, नदी रही होगी। अगर नदी वहां पे है तब तो गार्ज है, दर्रा है ही नहीं। जब नदी हट गई तब वहां पे दर्रा उसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से दिहांग गार्ज है। दिहांग गार्ज किस माउंटेन पर है? तो वहां पे आपको बताए होंगे कि जब हिमालय पढ़ाए होंगे तो वहां पे नामचा बारवा पर्वत था। वहां पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत था? नामचा बारवा। हिमालय का विस्तार आप लोग को याद होगा, नंगा माउंटेन टू नामचा बारवा बताए थे। इसी नामचा बारवा पर यार सांगपो नदी काटती है, उस पत्थर को काटते काटते अभी एग्जिस्टेंस है उस नदी का। तो दिहांग गार्ज के थ्रू ही भारत में सांगपो नदी प्रवेश करती है। जैसे ही इंडिया में प्रवेश करती है इसका नाम सांगपो से क्या हो जाता है? दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम रहता है ब्रह्मपुत्र का? अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग नदी। तिब्बत में क्या था या चाइना में क्या था? सांगपो या फिर यारलुंग जांगपो। और जैसे ये मैदानी इलाका असम में पहुंचती है, असम में एक जगह है, उसका क्या नाम है? सदिया। उसका क्या नाम है? असम में एक जगह है, उसका क्या नाम है? सदिया। तो सदिया से लेकर के धुबरी तक, जो असम में लास्ट पॉइंट है, असम में लास्ट पॉइंट है धुबरी। सदिया से लेकर के धुबरी तक जो नदी है, दिहांग नदी का क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी कि जैसे ही सांगपो था चाइना में, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम था? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में भी पर्वत वगैरह है, माउंटेन्स है, हिमालय का हिस्सा। तो सदिया जैसे ही मैदानी इलाका पहुंचता है असम में, सदिया से लेके अंतिम असम का क्या नाम है इस नदी का? सदिया से लेके धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नाम है। ठीक है, पूरे असम में ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम दो ही स्टेट से पास होती है, और मेघालय वगैरह में नहीं जाती है। बगल में मेघालय है लेकिन मेघालय में पास नहीं होती है। ठीक है, धुबरी के बाद जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करती है, धुबरी जगह का नाम है, सदिया जगह का नाम है। जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम होता है? जमुना। अब इधर से गंगा नदी भी आ रही थी, गंगा नदी भी जा रही थी। गंगा नदी का बांग्लादेश में जाते ही क्या नाम था? पद्मा था। इधर से ये पद्मा थी, और पद्मा में आकर के जैसे ही जमुना मिलती है तो आगे जमुना क्या नाम हो जाता है? पद्मा हो जाता है।
ठीक है। जमुना का क्या नाम हो गया? पद्मा। और इधर से उस समय भी बताए थे गंगा वाले एक टाइम कि एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? मेघना, हमारे मणिपुर से होकर के आती है। और मेघना मिलती है किसमें? पद्मा में। तो आगे किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मेघना के नाम से ही समुद्र में गिरती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के कितने नाम हो गए? ब्रह्मपुत्र के कितने नाम हो गए? तो सांगपो सबसे पहले तिब्बत में, जैसे ये दिहांग गार्ज के थ्रू इंडिया में इंटर करती है। दिहांग गार्ज नामचा बारवा पर्वत पर है। अगर नहीं क्लियर हो तो अक्षर स लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। दिहांग गार्ज के थ्रू सांगपो नदी इंडिया में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम होता है? तो दिहांग नदी, दिहांग रिवर। असम में सदिया जगह है, प्लेन एरिया असम में शुरुआत होती है। सदिया से लेके अंतिम स्थान जो कि ब्रह्मपुत्र है, इसका क्या नाम पड़ता है आपका? ब्रह्मपुत्र। अंतिम स्थान धुबरी है, सदिया से धुबरी तक इसका क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नाम है, ठीक है। जैसे ही बांग्लादेश में इंटर की तो इसका क्या नाम पड़ गया? जमुना। इसके बाद जमुना जब पद्मा से मिलती है तो इसका क्या नाम पड़ता है? पद्मा हो जाता है। पद्मा में एक नदी आके मिलती है मेघना नदी, और आगे क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो ब्रह्मपुत्र के कितने नाम है? सबसे पहले सांगपो नदी है, ठीक है। सांगपो या फिर यारलुंग जांगपो, कहां पे है ये? चीन में। दिहांग नदी है, कहां पर ये दिहांग नाम है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहां नाम है? आसाम में, सदिया से लेकर धुबरी के बीच। जमुना कहां नाम है? बांग्लादेश में। पद्मा कहां नाम है? बांग्लादेश में। मेघना कहां नाम है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जमुना, पद्मा और मेघना, और चाइना में आपका सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र या ये जो बड़ी नदियां, इनका पहले ही लिखा चुके कितने किलोमीटर इंडिया में रहती हैं और टोटल इनकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, सब कुछ हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर, सबसे पहले ही सब चीजें बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसमें बाढ़ क्यों आता है? तो बाढ़ आने का अक्सर देखे होंगे कि ब्रह्मपुत्र के कारण से। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए किसके लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। काजीरंगा पार्क में बहुत ज्यादा पानी घुस गया था। वहां जो एक सिंही गैंडा है, वन हॉर्न राइनो, वो बेचारे बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे थे, उनको जान बचाने के बहुत सारे मर भी गए। क्योंकि हम जो इवैक्यूएशन करते हैं आदमियों का तो करते नेशनल पार्क से गैंडे को कितना उठा उठा करके। गैंडा मतलब चवन्नी का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का होता था, उस पे जो बना हुआ जानवर होता था, उसे एक सिंही गैंडा बोलते हैं। वही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज्यादा है, बेचारे बहुत परेशानी होती है उनको। तो इस तरीके से बाढ़ इतना ज्यादा आता क्यों? क्योंकि गंगा नदी प्लेन एरिया मिलता है और हल्का से नेपाल के ऊपर वाला जो असम का इलाका है, ये ऊंचाई वाला इलाका है। तो जैसे अगर कोई नदी ऐसे जा रही है, उसको हल्का सा उठना पड़ेगा, अगर तब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही नदी अगर उठने लगी, हल्का सा उठ के जाना है अब, तो नदी क्या करती है? थोड़ा सा चौड़ा होने लगती है कि नहीं? जैसे ही लोग उठते हैं, थोड़ा उनका स्टेटस उठता है तो लोग चौड़ा होने लगते हैं। आम आदमी की भी बात यही है। तो नदी का भी सेम कहानी है, उठने से पहले क्या होगा? थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है। उस कारण से बहुत ज्यादा असम में बाढ़ होता है। एक तरफ सूखा है इंडिया के पार्ट में, एक तरफ पूरा बाढ़ से तबाही मची हुई है। तो ये स्थिति होती है। तो मेघालय के पठार है, इस कारण से मेघालय का प्लेट्यू है, उस कारण से हल्का सा उठना पड़ता है, इसलिए बाढ़ बहुत ज्यादा आती है ब्रह्मपुत्र नदी में। एक है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड है, माजुली रिवर आइलैंड, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। एक होता है आइलैंड यानी द्वीप, जो कि समुद्र के बीच में अगर कोई भूभाग है तो उसे द्वीप कहेंगे। अगर वही चीज आपका नदी के बीच में है तो उसे क्या कहेंगे? नदी द्वीप कहेंगे। नदी के बीच में द्वीप है, यानी जैसे आप लोग देखे होंगे कि गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, बीच में जैसे नहीं होता रेत पड़ जाता, रेता जिसको बोलते हैं गांव में, रेता पड़ गया है, यानी वो क्या है? उसी तरीके का इतनी चौड़ी नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, कि बीच में एक पूरा रेता बन गया है, रेत बन गया है। उसका क्या नाम है? माजुली। उसका क्या नाम है? और उसका नाम द्वीप हो गया है, माजुली नदी द्वीप। नदी में द्वीप है तो माजुली द्वीप हो गया। वो डूबता नहीं। अब असम गवर्नमेंट उसी को हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट घोषित की है, एक जिला घोषित कर दी है, उसके बीच में है। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप। कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। अभी इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया है, वहां पे धान की खेती वगैरह, क्योंकि उसके बीच में तो पानी है, रहता ही है, उपजाऊ है बहुत ज्यादा। तो माजुली रिवर आइलैंड याद रखिएगा, ये है कहां पे? असम में। ये है माजुली रिवर आइलैंड, ठीक है, माजुली, ठीक है।
और इसके बाद सहायक नदी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी? सहायक नदी दो तरह की होती है, एक होती है जो कि दाहिने किनारे से मिलती है, एक होती है जो कि बाएं किनारे से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देख लेते हैं इसका कौन सा बायां किनारा होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये जा रही है, इंडिया की बात करेंगे, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इंडिया में इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। तो आपका ये जा रही है, तो ऊपर क्या होगा, जिधर नदी फ्लो कर रही है उधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जिधर दायां होगा उधर दायां किनारा, ऊपर इधर ऊपर दायां पड़ रहा है, इधर क्या पड़, उधर अगर जिधर नदी फ्लो कर रही है उधर के मुंह करके खड़े हो जाएंगे, जिधर दायां आएगा उधर दायां किनारा, जिधर बायां आएगा उधर बायां किनारा। तो नदी के दाहिना किनारा ऊपर साइड है, बायां किनारा नीचे साइड है। तो दाहिने किनारे पर कौन कौन सी नदी है? तो एक नदी है जो कि मानस नदी है, ठीक है, मानस नदी है, और एक नदी है जो कि सुबनसिरी। दाहिने किनारे पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाहिने किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका मानस नदी है और आपका सुबनसिरी नदी है, ठीक है, सुबनसिरी नदी। बाएं किनारे पर कौन कौन सी नदी है? तो धमसिरी है, कापिली है, लोहित है और दिबांग। धमसिरी, कापिली, लोहित और दिबांग। देखिए ये आपकी धमसिरी नदी बाएं किनारे पर, नदी के बाएं किनारे पर नीचे धमसिरी नदी, कापिली नदी एक सीक्वेंस में, कापिली नदी, लोहित नदी और दिबांग नदी। लोहित नदी को खून की नदी भी बोला जाता है, ठीक है, खून की नदी क्या, खून नदी, पानी की जगह खून लेके चलती है ये, इसलिए खून की नदी बोला जाएगा। खून की नदी होने का कारण ये है कि ये जो एरिया जहां से ये पास हो रही है लोहित नदी, ये लोहित नदी, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। अभी सॉइल की क्लास लेंगे आगे आपको बताएंगे। ये हल्की सी लाल कलर की होती है लेटराइट, तो पानी भी हल्का सा लालिमा लिए हुए रहता है, तो लोग कहते हैं कि ये खून की नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये कारण होता है। खून की नदी कौन सी नदी है? तो आपकी लोहित नदी है, ठीक है। इतनी चीजें आपकी याद रखिएगा किसके संबंध में? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के संबंध में। अब हमारा जो नदी का दो पार्ट था, एक था आपका हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा क्या था आपका प्रायद्वीपी यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पहला हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा? प्रायद्वीपी नदी तंत्र आएगा। तो ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं और आगे प्रायद्वीपी नदी तंत्र पढ़ेंगे। चीज़ें अगर पसंद आ रही हों तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू।